ये कह के थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है लोगों को कि दूसरे को कंपेयर कर रहा ना, वो कंपैरिजन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये बोलो कि मेरे के लिए रिक्वायरमेंट है, इट इज अल्टीमेट रिक्वायरमेंट फॉर मी। जो कि आप एग्जांपल आप सब सही दिए कि जैसे आप तेल डलवाना है, आपको तेल डलवाना है, अब वो 100 का 110 हो जाएगा, 120 150 हो जाएगा, तब भी डलवाओगे बाइक में, यू हैव नो एस्केप फॉर दैट। तो कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसका इट इज इनइलास्टिक। गैस है, ये है, फार्मा, कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आपका ये अपना मोनोपोली वाली जो चीज़ें होती हैं ज़्यादातर, यू कैन से दैट इट इज़, जिसको अगर रिक्वायरमेंट है तो लेगा ही लेगा आपका। लेकिन ज़्यादातर FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, जो आपके शेल्फ में लगे होते हैं, आप जब भी मार्केट जाते हो या वेजिटेबल फ्रूट मार्केट है आपका, इट इज़ इलास्टिक। अच्छा, इसमें भी आपके बैंड्स होते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक। इट में बी हाईली इनइलास्टिक, हाईली इलास्टिक, मीडियम इलास्टिक, मीडियम इलास्टिक। समझ रहे हो ना? ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल या तो ये है या ये है, इलास्टिक है या इलास्टिक है, नो, देयर इज अ स्केल फॉर दैट, कि थोड़ा इलास्टिक है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। इट इज हाईली इलास्टिक और हाईली इलास्टिक। जैसे फार्मा का जो आपकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके, वो चाहिए अगर सपोज करो डायलिसिस अगर किसी को करानी है तो करानी है, तो इट इज हाईली इनइलास्टिक, डज नॉट इम्पैक्ट। जिसको करानी है वो कराएगा। दवाई में मे बी पॉसिबल दैट कि अगर एक ये नहीं है तो दूसरा सब्स्टिट्यूट ले लो उसका, यू कैन गो फॉर सब्स्टिट्यूट फॉर दैट। बट कुछ चीज़ें कंपलसरी होती है दैट यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू गो फॉर इट अल्टीमेटली। तो आप जो एग्जांपल दे रहे हो ठीक है, बट थोड़ा समझाने का तरीका मुझे लगता है और बेटर है, लेकिन अच्छा है, इट वाज गुड। ठीक, गुड, आगे आप ग्राफ देख सकते हैं सर, प्राइस इलास्टिसिटी एंड मोनोपोली। आप इस लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, नो, वो वर्टिकल है। ओके, आप यहाँ पे देखते हैं, अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लू लाइन है इलास्टिक रीजन। नाइस। अब यहाँ देख सकते हैं आप इलास्टिक रीजन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कीमत, ये प्राइस होता है, ये आपका क्वांटिटी है आपका, और ये हमारा ये प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है उसको डिपेंड करता है लाइन पर। तो यहाँ पे इलास्टिक रीजन दे सकते हैं। अगर कीमत थोड़ी भी घटे लेकिन हमारा ये यहाँ हमारा ये जो बढ़ेगा, मतलब हमारी इसकी कीमत बढ़ेगी, मतलब जो क्वांटिटी इसकी कीमत बढ़ेगी, ये इलास्टिक रीजन में हो गया। अगर थोड़ा भी घटेगा, अब जैसे यहाँ पे आप आइसक्रीम ले सकते हैं, अगर आइसक्रीम की कीमत में तो कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हैं, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक कुछ भी ले सकते हैं इसमें। अब इसकी कीमत थोड़ा भी कम करेंगे तो हमारा इसका जो डिमांड है वो हमारा बढ़ेगा, इलास्टिक रीजन। एंड यूनाइटेड डिमांड ऐसे बढ़ रही है क्या उसकी? नहीं सर, बढ़ नहीं बता रहा हूँ, मतलब ये उधर बढ़ रही है डिमांड इधर बढ़ रही है भाई। डायरेक्शन गलत है। क्वांटिटी ना इधर बढ़ रही है, एक्सेस बढ़ रही है, तो एक्सेस इधर है। हां, मतलब क्वालिटीज होता है, सॉरी, प्राइस कम हो तो उसकी डिमांड बढ़ेगा सर। ठीक है, ओके सर। बात ठीक कह रहा है, तो जरा थोड़ा जो है ना एक्सप्रेशन हैंड जो जेस्चर्स है वो थोड़ा वो है, ठीक है। अब यूनिट भी इलास्टिसिटी, आप इसमें देख सकते हैं कि अभी सर ने डायग्राम में बनाया था, वहाँ पे देख सकते हैं आप, जिससे प्राइस होता है, अगर ये 15 पे देख लेते हैं, 15 अगर 14 पे आता है तो हमारा ये बराबर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यूनिटरी इलास्टिसिटी, मतलब ना कोई अगर प्राइस कम भी होता, अगर इसकी मांग कम भी होगा तो लेकिन डिमांड इसके बराबर रहेगा सर, कोई अंतर नहीं रहेगा, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट इसको बोल सकते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट। एंड एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर 10% बढ़ेगा भी तो 10% घटेगा भी, इक्वल रहेगा यहाँ पर। एंड हमारा लास्ट है इनइलास्टिक रीजन। अब इसमें समझ सकते हैं कि कीमत घटाने पर भी मांग में कोई बदलाव नहीं होता है, कीमत में माइनस में करें तो मांग कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे कि अभी लिया है नमक, अभी मेडिसिन ले सकते हैं, नमक भी यहाँ पर, सॉल्ट भी है, अगर इसका सिलेंडर भी है, सिलेंडर गैस भी आप ले सकते हो, अगर इसका डिमांड प्राइस कम भी कर देंगे तो लोग लेंगे, तो इसमें कंपनी को घाटा होगा, फायदा नहीं होगा। अगर सिलेंडर की कीमत 940 रुपीज़ है
आप उसको 90 रुपये सॉरी 900 रुपीज़ करते हैं तो क्या होगा, लोग तो लेंगे, लेकिन इस कंपनी का जहाँ घाटा हो जाएगा, क्योंकि तब भी जो हाँ उसको मतलब लेंगे ही उसको, यही इनएलास्टिक रीजन होता है। तो इससे हमें ये डिस्कस पूरा निकलता है इस ग्राफ में पूरा कि मोनोपोली व्यापारी जो होता है वो कोशिश करता है कि अपना प्राइस इलास्टिक रीजन में रखे, ना कि इनएलास्टिक रीजन में, तो यहाँ पे इनको प्रॉफिट हो रहा है। जो मोनोपोली व्यापारी होता है कोशिश यहाँ करता है, तो इसमें क्या है, इनको आमदनी यहाँ बढ़ेगी, यहाँ पे इनको इक्वल रहता है, लेकिन यहाँ पे इनको लॉस हो जाएगा। तो जो मोनोपोली व्यापारी हो तो कोशिश करता है इनएलास्टिक रीजन में अपना जो प्राइस होता है या समझ गए इनइलास्टिक क्या हुआ दोबारा बता रहे हैं? कौन सा इनइलास्टिक सर, इनएलास्टिक रीजन मतलब होता है कि अगर रीजन नहीं, मतलब ऐसे ही बताते हैं इलास्टिक। हाँ मतलब ये होता है कि डिमांड जो डिमांड अगर सॉरी प्राइस कम भी होता है सर, तो लोग भी मतलब उसको खरीदेंगे, हाई भी होगा तभी उसको चीज खरीदेंगे, मतलब बढ़ेगी डिमांड। हाँ डिमांड बढ़ेगी, मैं कोई उसमें मतलब उसमें डिमांड उतनी ही रहेगा सर, बढ़ेगा नहीं, डिमांड उतनी ही रहेगा सर, डिमांड हमारा उतनी ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है सर, अगर मोनोपोली अगर जो कस्टमर होता है, अगर सपोज यहाँ पर अपना प्राइस मतलब शेयर करते हैं, कोई क्वांटिटी शेयर करते हैं, तो यहाँ लॉस हो जाएगा यहाँ पर उनका, तो क्या है ना, फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसलिए फायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उनका इसलिए फायदा नहीं होगा कि सर अगर जो डिमांड हमारा रहेगा, अगर ये हमारा 40 सपोज ये हमारे 400 रुपीज़ का है, अगर कम भी कर देंगे तो डिमांड हमारा इक्वल ही रहेगा, मतलब इक्वल, और बढ़ा भी देंगे डिमांड हमारा इक्वल ही रहेगा, लेकिन कंपनी को लॉस हो जाएगा। Ask them that what they understood by this. Ask anybody. In elastic और inelastic में फर्क क्या हुआ? What they understood by this? Any of them they can conclude. जो आपने समझाया, बताओ। इलास्टिक डिमांड मतलब if price increases or decreases तो sales will gradually affect the business, and inelastic मतलब अगर प्राइस कम भी होगा या ज़्यादा भी होगा तो डिमांड उतनी ही रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, नहीं मान गया? हाँ डिमांड तो नहीं, सेम तो नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा, अगर डिमांड अगर प्राइस हमारा कम भी होता है तो हाँ सॉरी सेम ही रहेगा, आई एम सॉरी, इलास्टिक में चेंज होगा, इलास्टिक में डिमांड सेम रहेगा, इलास्टिक डिमांड सेम रहेगा, लेकिन प्राइस माइनस भी होगा, लेकिन कंपनी को लॉस हो जाएगा यहाँ पर, प्राइस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। कंपनी लॉस की बात करेंगे पहले, मुद्दे की बात कर रहे हैं। मैडम ने जो बात कही वो ठीक से हाँ उसको रिकैप्चुलेट करो अपने शब्दों में, जो इन्होंने बोला। रिकैप्चुलेट मतलब अपने शब्दों में बताओ उसको क्या कहा उन्होंने। इसके बाद वो छोड़ दो, ऐसे ही बता दो इलास्टिक है इलास्टिक क्या होता है। इनएलास्टिक रीजन क्या होता है, जैसे कि अभी बताया कि कोई भी प्रोडक्ट एक्सपायर कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं कि अगर उसका कीमत माइनस भी करेंगे या प्लस भी करेंगे तो ये यहाँ पर तो ये हमारे इक्वल रहेगा, डिमांड हमारा तो मेरा 10% अगर उस चीज़ को बढ़ाते भी और 10% हम उसको घटा भी देंगे तो हमारे ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे कि छोटा किस चीज़ में नहीं, फर्क का मतलब क्या होता है, फर्क ही बताओ कि किस चीज़ का फर्क, सेल्स का बात कर रहे हो, प्राइस की बात कर रहे हो? मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ, प्राइस की प्राइस अगर प्राइस तो माने चला जाएगा। You have to specify that. When you make a statement, specify. आप उसको बताइए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? You have to say कि अगर मैं प्राइस बढ़ाता हूँ तो क्वांटिटी या सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। You have to say it कि सेल्स या क्वांटिटी, ठीक है? दोबारा बताइए। अगर मैं सेल्स को बढ़ाते भी है सर, सेल्स को कैसे बढ़ाएंगे? पहले प्राइस को बढ़ाओगे ना, प्राइस से लिंक आपका सेल्स है ना, सेल्स से लिंक प्राइस नहीं है ना आपका। बताइए। सर यूनाइटेड इलास्टिसिटी यूनिटरी वो साइकिल है, यूनाइटरी इलास्टिसिटी सर, इसमें प्राइस में क्या होता है सर, अगर कोई भी प्रोडक्ट मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो उसका में अगर जो प्राइस होता है उसको अब में अगर माइनस भी करते हैं सर, तो ऐसे कि ये माइनस भी करते हैं तो उसका हमारा
कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं तो मतलब इक्वल रहता है सर, प्राइस और डिमांड दोनों बराबर रहता है। 10% अगर इस चीज़ को माइनस करते हैं तो हमें 10% बराबर ही रहेगा सर। ठीक है, बट समझा नहीं पा रहा। यूनिटरी का मतलब है, यूनिट का मतलब होता है वन, ठीक है। जिस प्रपोर्शन में प्राइस बढ़ेगा उसी प्रपोर्शन में आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, मतलब उसका प्रपोर्शन का वन निकल के आएगा। हाँ। तो उसे 2 डिवाइड करते हो तो क्या आता है 1, वो नहीं आता 30 से 30 डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। Equal, हाँ। यूनिट मतलब यूनिट स्टैंडर्ड हो गया आपका। तो प्राइस जितने प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी उतने प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, तो 1 आ जाएगा निकल के। समझ रहे हो, परसेंटेज इसको हम बोलते हैं। ओके, आई क्विकली रिकैप, बंदा हम लोग स्प्लिट करेंगे। इलास्टिक, इन इलास्टिक में केवल बेसिकली एक चीज याद रखिएगा, इलास्टिसिटी तब तक वैलिड रहती है जब तक हम प्राइस को रेगुलेट कर रहे हैं, घटा बढ़ा रहे हैं, तो उसकी सेल्स में, उसकी क्वांटिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। देन वी एट दैट टाइम वी कॉल इट द मार्केट इज इलास्टिक। बट डाउन द लाइन क्या होता है, आप देखते हो कि हमने कोई चीज़ के रेट घटाए, तो उससे उसकी डिमांड बड़ी। बट एक समय आता है, जैसे कि उन्होंने दिखा रखा है कि क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस घटा रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ रही है, ऊपर से आ रहा है ना, ये प्राइस पे ऑब्जर्व बनाया था, प्राइस क्या हो रहा है, घट रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है। लेकिन आप देखोगे यूनिटरी जहाँ पे है आपका, उसके बाद से क्या हो रही है, कांस्टेंट हो जा रही है। इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ, देन इट बिकम्स इररिलेवेंट। उसके बाद सपोज करो आप प्राइस घटा दोगे और, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जैसे मैं आपको वेजिटेबल मार्केट का एग्जांपल दूं कि सपोज करो आप देखते हो ना, जैसे कोई भी हमारे डेली यूज़ की चीज़ें हैं, आलू है, प्याज है, ठीक है, तो आप देखोगे कि 100 रुपये हुआ तो कम लोगों ने खरीदना शुरू करा, फिर घटा लेट से 10 रुपये का आ गया। तो 10 रुपये के बाद आप सपोज करो अगर आप कहते हो कि मैं इसको 2 रुपये का बेचूंगा, तो ऐसा नहीं कि लोग होर्डिंग कर लेंगे, 2 रुपये में बहुत लोग खरीद के अपने घर पे रख लेंगे, फिर क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल नॉट बी रिलेवेंट टू पीपल बिकॉज 10 इज इक्वली अफोर्डेबल टू पीपल हु कैन अफोर्ड 2 रुपीज़ किलो ऑल्सो। तो उसके बाद कोई 10 रुपये में जितने का बिक रहा होगा, जितनी क्वांटिटी बिक रही होगी, 2 रुपये में भी लगभग उतनी बिकेगी, बिकॉज ऐसा नहीं कि लोग घर पे रख लेंगे भर के, बट इट बिकम अफोर्डेबल टू ऑल। तो जिनको खरीदना होगा, मैक्सिमम विल बी रीचिंग एंड मैक्सिमम विल बी एबल टू परचेज एट ₹10। इफ इट गोज डाउन टू 2 रुपीज़ तब भी उतने लोग खरीदेंगे, तब इट विल बिकम इनलास्टिक। यू कैन से कि फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि रेट जो है फिर वो 50 पैसे भी हो जाएंगे, तब भी लोग उतने खरीदेंगे, इट डज नॉट इम्पैक्ट, ठीक है। So, फिर प्राइस इलास्टिसिटी मोनोपोली में कैसे मतलब रिलेटेड है? नहीं, मोनोपोली में तो मुझे लगता है कि इलास्टिसिटी का बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा रोल नहीं है। वही, क्योंकि एक ही होता है ना, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है बहुत ज़्यादा, इट डज नॉट इम्पैक्ट, बिकॉज ऑब्वियसली बात है यहाँ पर तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ, इट इज़ द होल सोल डिसीजन मेकर इज अ पर्सन, एन एंटिटी, तो वो जो भी डिसाइड कर लेगा दैट्स इट डज नॉट इम्पैक्ट। मोनोपोली में डज नॉट इम्पैक्ट, ठीक है। सो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल फॉर मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व, अभी देख सकते हैं यूनिट लीड्स। इसका मतलब होता है कि बिजली पानी या गैस को सप्लाई करने वाली कंपनी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ऑफन एक मोनोपोली होता है। यहाँ पे मोनोपोली होता है क्योंकि एक एरिया में एक ही प्रोवाइडर होता है, इस एरिया में एक ही प्रोवाइडर होता है। आपके एरिया में अगर इलेक्ट्रिसिटी ओके, होल्ड ऑन जस्ट अ मोमेंट, सॉरी इंटरप्ट, आई नो मैं फ्लो को ब्रेक कर रहा हूँ, पीछे वाले में जाना। इसने जो क्वेश्चन पूछा आपका, बिकॉज आपने ये जो ग्राफ दिखा रखा है, इट इज बेसिकली इलास्टिसिटी इन मोनोपोली, ठीक है। तो ये जो आपका ग्राफ है, ये मोनोपोली का दे रखा है इन्होंने। आप कहोगे सर ये कैसे, आस्क कैसे तो हाँ पे आके मिला के आगे बढ़ गए, पूछते रहो उससे कि ऐसा कैसे हो गया। लेट्स से कि आप जानते होगे कि इलोन मस्क साहब यहाँ पे आ रहे हैं अपना वो लेके, उसको बोलते हैं सेटकॉम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, स्टारलिंक, सुना है? तो अब उनकी दुविधा क्या है, ही इज काइंड ऑफ हैविंग मोनोपोली इन दैट सेक्टर, बिकॉज बाकी के जितने भी नेटवर्क प्रोवाइडर आपके इंटरनेट के, वो सब कौन से वाले हैं आपके, ऑप्टिकल फाइबर वाले, जो कि सी बेड के थ्रू बिछे हुए हैं आपके। केवल और केवल इसमें जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में केवल एक ही कंपनी, दैट इज स्टारलिंक। यूक्रेन को भी वही प्रोवाइड करा रहे हैं, जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है रशिया के बारे में, ठीक है। अब इंडिया में दे आर प्लानिंग टू कम अप,
तो एक तरह से आप कह सकते हो कि उनका मार्केट अभी तो यहाँ पे क्या है, जीरो है। ऑब्वियसली बात है, अब दे आर कंफ्यूज्ड व्हाट प्राइस दे शुड चार्ज। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे वो? ऊपर से करेंगे। उनका दुविधा यही है कि उनका एक डिवाइस है, सर्विस का इन्वेस्टमेंट है, तो पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई दैट he will initially charge a bit more, but down the line what will happen, as soon as he will get more subscribers, he will try to load down the price so that it is accessible to more people. इंसान को फायदा कब होता है जब वॉल्यूम में बिके, ज़्यादा बिकेगा तभी तो फायदा होगा। ऐसा थोड़ी कि हिंदुस्तान में 10 लोग खरीद के बैठ गए और उसको फायदा होगा, नो। जितने ज़्यादा लोग खरीदेंगे उतना ज़्यादा उसको फायदा होगा। तो what he will try to do, he will decline the rates so that the quantity will increase, but down the line there will a time come up जब आपका वो कहेगा कि भैया इससे नीचे में नहीं आ सकता, this is the benchmark, I cannot go beyond this। तो at that point you can say, जब उसको लगेगा कि हाँ quantity is reachable to everybody and it has become quite affordable to everybody। देखो वैसे तो मोनोपोली आप कह सकते हो कि मैं जितना रेट डिसाइड कर लूँ that's okay, लेकिन लोग खरीद ही ना पाए तो क्या फायदा? अगर वो डॉलर के हिसाब से बेचेगा यहाँ पे आके 30,000 रुपए का, तो कोई खरीदेगा नहीं, किससे कहता बेटर द स्टोरी हो गई। लेकिन द पॉसिबिलिटी इज हाई, इनिशियली इट विल बी अ बिट एक्सपेंसिव। कोई आपको याद होगा मोबाइल जब शुरू हुआ था तो 16-17 रुपए की कॉल होती थी, इनकमिंग कॉल भी 16-17 रुपए की, आउटगोइंग कॉल भी 16-17 रुपए की। आज क्या है, फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री है आपका पैकेजिंग एक तरह से। तो क्या होता है इनिशियली जब भी कुछ चालू होती है, आप देखोगे किसी भी चीज़ में, कहीं भी किसी भी सेक्टर में, इनिशियली जनरली इज एक्सपेंसिव। कोल्ड ड्रिंक ही देख लो आप, कोल्ड ड्रिंक का आप रेट देखोगे, अफोर्डेबिलिटी देखोगे, तो पहले कोका कोला या पेप्सी जितने की थी, आज भी रेट वैसे बहुत चीज़ तो बहुत बढ़ गए हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से, लेकिन कोका कोला आपको सस्ते में तब भी मिल रही है बिकॉज इट डज नॉट इम्पैक्ट। लेकिन हाँ इनिशियली जब लॉन्च करा था उन्होंने तो इट वॉज अ बिट एक्सपेंसिव टू एवरीबडी। एयर कंडीशनर देख लो, कुछ चीज़ें लग्जरी थी, अब नॉर्मल हो गई हैं आपकी। तो इनिशियली सम कंपनी हैड मोनोपोली इन दैट सेक्टर। When they launched, it was expensive, the price was high, quantity was low. But as soon as it reaches to masses, it goes down. It is affordable to all. Companies making profit, it becomes constant. जिसमें दे So ये ग्राफ बेसिक, हाँ बोलो। ये ग्राफ बेसिकली शो करता है कि मोनोपोली वाला कोई भी जब एंटर करता है तब से till the time वो लोग ज़्यादातर देखो ऐसे सिनेरियो, तो जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए मेरे ख्याल से अभी, in all of them you can see that कि initially generally is expensive, down the line when it is in bulk, आप देखोगे कोई भी चीज़ है आपकी इस टाइम पे, चाहे मोबाइल सेट्स देख लो जो एक टाइम पे लग्जरी माने जाते थे, चाहे गाड़ियाँ भी देख लो, मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अगर आप देखोगे तो नाउ BMW, Mercedes, Audi they become more affordable। उन्होंने प्राइस भी डाउन कर दी है, वरना तो पहले कुछ लोगों के पास ही होती थी, it was exclusive, more exclusive to some people, but now it is more affordable to everybody। तो ये चीज़ आपकी सब जगह एप्लीकेबल है आपकी, दैट इनिशियली इट मे बी एक्सपेंसिव एंड डिक्लाइन इन प्राइस विल लीड टू मैक्सिमाइज द सेल्स, लीडिंग टू मोर क्वांटिटी टू बी सोल्ड, ठीक है, लाइक दैट। बट सर अगेन अगर प्रैक्टिकली देखें ऐसे करके तो कोई भी कंपनी अपना रेवेन्यू लॉस कर लेगी अगर वो अपना मतलब प्रोडक्ट का अगर प्राइस कम कर रही है ऐसे करके। और प्लस मोनोपोली मतलब उनके पास तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है हमेशा कि मतलब वो प्राइस बढ़ा सकते हैं। तो अगर वो अपना प्राइस कम करेगी तो प्रैक्टिकली अगर देखें तो कंपनी का तो रेवेन्यू लॉस होगा। ओके, अगर मैं सपोज करूँ आपसे कहूँ सेट को हम वालों ने 1 लाख रुपए का रखा, किसी ने नहीं खरीदा, तो उसका रेवेन्यू लॉस होगा या फायदा होगा? उस टाइप पे तो लॉस ही हो रहा है। अल्टीमेटली मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कुछ भी चीज़ लेके आ रहा हूँ, अगर मैं बेच पा रहा हूँ तभी तो रेवेन्यू की बात। बट सर जब बिकना स्टार्ट होगा उसके बाद थोड़ी वो कम करेगा। सपोज करो कुछ ही लोग खरीदता है बस 1 लाख रुपए का, सपोज करो टॉप 1000 लोगों ने खरीद लिया, अब ओनली दोस 1000 पीपल देयर आर योर बायर्स, नॉट एवरीबॉडी। व्हाट यू वांट, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अरमानी एक ज़माने में इट यूज्ड टू हैव, जैसे उसके 3 कैटेगरी हैं, यू हैव गॉट जॉर्जियो अरमानी, एम्पोरियो अरमानी, अरमानी एक्सचेंज। अब दे स्टार्टेड विद जॉर्जियो अरमानी, इट वाज ओनली फॉर एलीट। अब दे वांटेड कि भैया नहीं थोड़ा मार्केट एक्सपेंड करें, अपना अप्रोच बढ़ाएं, तो उन्होंने अब जॉर्जियो को डाइल्यूट कर देते तो जॉर्जियो वाले भी नहीं खरीदते उनका, क्योंकि वो जो उनके बायर्स हैं वो कौन है, बिल्कुल एलीट क्लास। उन्होंने एक ब्रांडिंग दूसरा क्रिएट कर दिया टू रीच मोर मासेस। अगेन दे गॉन, उससे भी डाइल्यूट कर दिया उन्होंने अरमानी एक्सचेंज करके।
अल्टीमेट कंपनीज का ऑब्जेक्टिव क्या है बट आपका? सर इनके तो कंपटीटर्स है ना, यहाँ पे तो मोनोपोली की बात हो रही है, तो मोनोपोली में तो वो अपना अकेला प्लेयर है। When Giorgio Armani was there, there was nobody. अब तो मतलब There was तो nobody. अब उनको ये भी चाहिए ना कि तो हम हम शुरू अपने की बात कर रहे हैं, शुरू की बात कर रहे हैं। हाँ देखो, वो भी मार्केट सिनेरियो जो होता है आपका, शुरू में कुछ लोगों की मोनोपोली होती है आपकी। अल्टीमेटली यू विल सी एवरीबडी गेट्स इनटू इट। एक जमाने में नोकिया की मोनोपोली थी आपकी, नोकिया वाज द ओनली मैन्युफैक्चरर ओवर देयर, सब लोगों के हाथ में नोकिया था आपका। बट डाउन द लाइन व्हाट हैपेंड, कई लोग आ गए उसमें। अब जो हम बात कर रहे हैं कि जो ये सेक्टर भी है आपका, मे बी पॉसिबल कि हम इसकी बात कर रहे हैं इंटरनेट की, अभी तो उसमें आपके कुछ हमारे प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं आपके। अब सपोज करो एलोन मस्क आ जाए, कुछ चाइनीज कंपनी आ जाए, तो वो मोनोपोली नहीं रहेगी आपकी जो हम बातें कर रहे हैं, तो वो तो मार्केट ही खत्म हो जाएगा ना मोनोपोली में, जो हम बात सिनेरियो की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहने वाला मोनोपोली में भी इंसान क्या चाहता है कि हम लोगों तक पहुंचे तभी तो फायदा होगा। आप अगर लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, बेच ही नहीं पा रहे हो, व्हाट इज द पॉइंट? जैसे एप्पल का अगर हम लोग एग्जांपल है, सिर्फ iOS इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग एंड्रॉइड की बात नहीं कर रहे हैं। iOS इंडस्ट्री में एप्पल अभी अकेले ही चल रहा है, Yes. तो फिर उस हिसाब से एप्पल अपने प्राइस तो नहीं कम कर देगा जस्ट बिकॉज कि इसको सबको रीच आउट करना है। तो देखो, आप भी देखते हो कि उसके जो इनिशियल लॉन्चेस होते हैं आपके, देयर एक्सपेंसिव, बट डाउन द लाइन व्हाट हैपेंस, रिड्यूस कर देते हैं नए मॉडल। अगेन दे वांट टू रीच टू मैक्सिमम। देखो ना, शुरू में इतना जब भी आप लॉन्च ड्रास्टिकली तो करता नहीं है करते कि वो वो इनलास्टिक बन जाए, क्या चीज, इतना ड्रास्टिकली तो नहीं करते कि वो इनलास्टिक बन जाए जैसे नहीं तो ये आइडियल सिनेरियो नहीं है आपका कि ऐसा हो ही जाएगा। इट इज नॉट लाइक, मैंने क्या बोला, हाईली इनइलास्टिक, इलास्टिक और इसके बीच में बहुत कुछ है। सर वो इनइलास्टिक भी हो जाएंगे, बट वो उनकी मार्केट स्ट्रेटेजी चेंज कर देते एग्जैक्टली, हैं। मार्केट स्ट्रेटेजी उनकी हो जाएगी ना। अब अरमानी वाले जो हैं वो 100 रुपए शर्ट बनाने भी शुरू कर दें कि बोले बिल्कुल हमें उस पर पहुंचना है कॉमन मैन तक हिंदुस्तान के, वो नहीं करेंगे। दे वांट टू मेंटेन समथिंग, एक वो अपना लेवल मेंटेन करेंगे। दैट्स व्हाई दे पुट अ न्यू ब्रांड, दे डोंट डाइल्यूट जॉर्जियो अरमानी, दे क्रिएट अ डिफरेंट ब्रांड फॉर दैट। बट दे डाइल्यूट some of the outdated products, क्योंकि वो इनइलास्टिक हो जाते हैं इसलिए वो डाइल्यूट कर देते हैं। लोग बाकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते रहते हैं। हाँ। अल्टीमेट गोल क्या है आपका? रेवेन्यू जो आप बात करिए वो कैसे कमाओगे? अल्टीमेट गोल इज सेल, सेल इन वॉल्यूम। बट सर सेल करके मतलब आना, पैसा भी तो आना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि जितना हम लोग लगा रहे हैं उतना, मतलब हाँ रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा वो डिसाइड करेंगे ना, थोड़ी कि घाटे में देंगे। दे विल डिसाइड अपॉन कि हाँ हमें कितना करना है। ठीक है, चलो कंप्लीट करते हैं, थोड़ा फिर वी विल डिस्कस। हाँ, देवांशु भाई कहेंगे कि बहुत हो गया। यूटिलिटीज जो अभी मैंने आपको बताया, बिजली पानी और गैस सप्लाई करने वाली कंपनियां होती है। सो आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ऑफन मोनोपोली होता है, क्योंकि एक एरिया में एक ही प्रोवाइडर होता है, तो दूसरा प्रोवाइडर नहीं होता है। जैसे कि आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी में दोबारा ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी जोन होता है बिजली, वो आप अपने एरिया से लोगे, दूसरे एरिया से इलेक्ट्रिसिटी लोगे नहीं, आप लोग अपने एरिया में रहेगा वो आप लोगे वहाँ से। आपके एरिया अगर एक बिजली कंपनी है तो आप उसी से इलेक्ट्रिसिटी, मतलब नॉर्मल बात है। और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, आप इसमें कुछ हाईलाइट भी है, इनइलास्टिक एंड इलास्टिक, आप देख सकते हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्राइस थोड़ा बढ़ा भी जाता है तो लोग फैन, पंखा, लाइट इसको चलाना बंद नहीं करेंगे, मोस्टली उसको चलाते रहेंगे। इनइलास्टिक में आता है, ओके। एंड इलास्टिक, अगर सपोज एसी हुआ, हीटर हुआ, और आप कोई बड़ी बड़ी जो मशीन होती है आप देख सकते हो जो ज़्यादा बिजली खपत करते हैं, मतलब तो वो उस चीज़ को जब देखते हैं कि बिजली हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो हमारा प्राइस ज़्यादा आ रहा है, मतलब बिल ज़्यादा आ रहा है, तो क्या करते हैं एसी चलाना कम कर देंगे। कूलर भी होगा तो कूलर चलाना बंद कर देंगे, पंखा चालू कर देंगे, क्योंकि इससे हमारा बिजली बचत भी होगा और प्राइस भी लेवल में रहेगा, मतलब ज़्यादा घटेगा भी नहीं, ज़्यादा बढ़ेगा भी। ओके। एंड नेक्स्ट टेलीकम्युनिकेशन। अब टेलीकम्युनिकेशन में कुछ एरिया में लिमिट टेलीकॉम कंपनी होती है, जैसे कि आप देख सकते हो छोटे छोटे, आपका जियो है, एयरटेल है, BSNL है, ये छोटी कंपनियां हैं, तो बड़ी कंपनियां लेकिन छोटी कंपनियां हैं। ये टेलीकॉम कंपनी सॉरी
कुछ एरिया में अभी कुछ एरिया में लिमिटेड कंपनियां होती है, जैसे कि एक दो कंपनी है, जैसे एक आपका एयरटेल भी है, जियो भी है, ये छोटी छोटी कंपनियां हैं जो कि ग्राहक को टेलीकॉम कंपनीज ये भी प्राइस भी खुद डिसाइड करती है। जो टेलीकॉम कंपनी होता है वो खुद अपने एडजस्ट करती है कि इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से। छोटी छोटी कंपनियों से जियो नहीं मतलब बोला भी छोटी छोटी, मतलब अब जैसे देखा जाए तो एयरलाइन बड़ी कंपनी है, वो भी काफी बड़ी बड़ी कंपनी है, तो उस हिसाब से ये छोटी कंपनी है। एयरलाइन से कई ज्यादा बड़ी कंपनी टेलीकॉम कंपनी होती है। स्पेक्ट्रम जो बिकते हैं उसको पता है कितने लाख करोड़ बिकते हैं, जो ठीक है मैंने वही हिसाब से दिया था। आगे बढ़ो। जियो एयरटेल, जैसे जियो एयरटेल है अनलिमिटेड डाटा देता है और कॉलिंग अनलिमिटेड देता है, सबको अनलिमिटेड देता है। अब ये सके यहाँ पे आप बंडल्स दे सकते हो, क्या होता है बंडल्स को बता सकता है यहाँ पे इसके हिसाब से? हाँ, इसके अकॉर्डिंग कोई ये बता सकता है क्या ये होता है, ये क्या चीज, व्हाट इज दिस? बंडल टाइप ऑफ डिस्काउंट्स पैकेज बना के Packages. देते हैं ना वो, जैसे Like कुछ months का- data and हाँ, बस हो गया इतने में समझ गए। जैसे कि जियो भी छोटी कंपनी है, मतलब छोटी नहीं बड़ी कंपनी है। तो मालिक आपको वो बुला देगा। जैसे जियो है, अब 349 में आपका डेटा भी दे रहा है और मैसेज भी दे रहा है आपका, और OTT भी देता है, तो ये हमारे मंडे शुरू होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर बिजनेस स्ट्रेटेजी। आप ये देखते हो रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन क्या होता है वो बताइए। बढ़ाना, मैक्सिमाइज, ग्रोथ हो रही है, बढ़ाते जाना। हाँ, ये कंपनी का मेन एम होता है रेवेन्यू, जो मेन एम होता है रेवेन्यू, क्योंकि मनी को अर्निंग करना। ओके, इसलिए कंपनी उस प्राइस को सेट करती है जिसमें ज़्यादा इनकम हो। अब जैसे कि एग्जांपल एक सिनेमा हॉल, सब लोग मोस्टली सभी लोग गए हुए सिनेमा हॉल में, अगर टिकट अगर देखा होगा 2000 रुपीज़ से, तो आप कम लोग जाएंगे, अगर 150 होगा तो मोस्टली पूरे क्लास चला जाएगा देखने के लिए। सही बात है ना? तो ये हमारा तो उसको देख ज़्यादा और अर्निंग हो, मतलब एंड हमारा मार्केट सेगमेंटेशन। तो इसमें देख रहे हैं कंपनी अपने कस्टमर को अलग अलग ग्रुप में बांटती है, जैसे कि एज देख सकते हो, और इनकम भी देख सकते हो, या नीड के हिसाब से। या जैसे कि एग्जांपल एयरलाइन में आपका बिजनेस क्लास होता है और इकोनॉमिक क्लास होता है, तो ये अलग अलग भाग में बांट दिया, ठीक है। एंड आउटपुट डिसीजन, कंपनी डिसाइड करती है कितना प्रोटेक्शन करना है, कितना प्रोटेक्शन करना है, क्योंकि प्रॉफिट और रेवेन्यू मैक्सिमम हो, ना बढ़े ना मतलब बराबर हो। जैसे कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, कोल्ड ड्रिंक कंपनी देख सकते हैं कि समर में ज़्यादा बोतल्स बनाती है और विंटर में कम बनाती है, तो ये क्या है? आउटपुट डिसीजन। एंड अब हम बात करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर इक्विलिब्रियम इन मोनोपोली। अंडरस्टैंडिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट विल गिव अस मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट। यानी जितना कमा रहे हो और जितना खर्च हो रहा है, इन दोनों के बीच का गैप जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल, अगर एक होटल बैंक्वेट एक इवेंट से 1 लाख रुपीज़ अर्न कर रहा है और उसका एक्सपेंस 60,000 है, तो उसका प्रॉफिट होगा 40,000। बट अगर वो प्राइसिंग और थोड़ी सी बुकिंग एडजस्ट करके अपना जो रेवेन्यू है वो 1,20,000 कर देता है और उसका एक्सपेंस सेम 60,000 रहता है, तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा 60,000। मोनोपोलिस्ट कंट्रोल प्राइस एंड आउटपुट। मोनोपोलिस्ट
को कंट्रोल होता है कि कितना प्रोड्यूस करना है और किस प्राइस पर सेल करना है। कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता तो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले सकता है। एग्जांपल, अगर एक एरिया में एक ही लग्जरी रिजॉर्ट है तो डिसाइड करेगा कि कितने रूम्स उसे ओपन रखने हैं और सीजन में उन रूम्स का कितना प्राइस रखना है। मार्केट पावर लेट्स देम सेट प्राइसेस अबव कॉस्ट। मोनोपोलिस्ट के पास मार्केट पावर होती है, वो प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर रख सकता है, इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल, एक रोपवे राइड की मार्जिनल कॉस्ट अगर 100 रुपीज़ है पर पर्सन और बट मोनोपोलिस्ट 400 रुपये चार्ज करता है बिकॉज ऑफ नो कंपटीशन, इससे पर कस्टमर प्रॉफिट होगा 300। लास्ट आता है इसमें, नॉट जस्ट हाईएस्ट प्राइस बट स्मार्ट बैलेंस। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये नहीं कि केवल हमेशा हाईएस्ट प्राइस रखना है। अगर प्राइस हाई हो गया तो कस्टमर्स कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। एम होता है कि वो बेस्ट प्राइस सेट करे ताकि उसे टोटल प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मिले। एग्जाम्पल हम समझेंगे कि अगर किसी इवेंट की टिकट 1200 रुपये की है और 1200 रुपये की अगर टिकट है तो हमें 200 विजिटर्स आ रहे हैं, जिससे हमारा रेवेन्यू कितना होगा 1200 इंटू 200 2,40,000, ठीक है। पर अगर हम टिकट प्राइस 900 कर देते हैं तो हमारे विजिटर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि और लोग अफोर्ड कर पाएंगे। तो अगर हम प्राइस टिकट 900 कर देते हैं तो सपोज हमारे विजिटर्स 200 से 350 हो गए, तो अब रेवेन्यू कितना हो जाएगा 400 थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हमारा रेवेन्यू हो जाएगा 3,15,000। तो हमने प्राइस कम करा बट हमारा ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ गया। अब हम ग्राफ समझेंगे फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मार्जिनल रेवेन्यू और एमसी इज मार्जिनल कॉस्ट। पहले हम बात करेंगे एमआर मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड बाय जस्ट सेलिंग वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। ये ग्राफ में एमआर लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, द रेड लाइन, and marginal cost is cost incurred for making that one more extra product or service, and इस ग्राफ में marginal cost की लाइन is upward sloping, the blue line। प्रॉफिट हमारा तब मैक्सिमाइज होता है when MR and MC, marginal cost and marginal revenue are equal, जहाँ दोनों लाइंस क्रॉस होती हैं, और इसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते हैं। इसका एक बहुत सिंपल सा रूल है याद करने का कि हमेशा चूज द क्वांटिटी वेयर मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल, और फिर डिमांड कर्व देखकर प्राइस सेट करा जाता है। इसी से मोनोपोलिस्ट वो आउटपुट चूज करता है जहाँ एक्स्ट्रा रेवेन्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स्ट्रा कॉस्ट। इस पॉइंट पर प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है। वाई इसके पीछे का लॉजिक है कि अगर MR विल बी ग्रेटर देन MC, एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा मिल रहा है, मीन्स हमें आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। और इफ़ मार्जिनल रेवेन्यू इज लोअर देन मार्जिनल कॉस्ट, मीन्स एक्स्ट्रा यूनिट बेचने का कॉस्ट रेवेन्यू से ज़्यादा है, मीन्स हमें आउटपुट कम करना पड़ेगा। अगर एक यूनिट बेचने से ज़्यादा पैसा आ रहा है कंपेयर्ड टू उसका खर्चा, तो प्रोड्यूस हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर खर्चा रेवेन्यू से ज़्यादा हो रहा है तो अगर खिचड़ी सी बन रही है मुंह की दाल खिचड़ी लग रही है मेरे को। ओके, थोड़ा साधारण शब्दों में समझाइए क्या ना चाह रहे हैं। आपने सामने लिख रखा है उसी से बता दीजिए, बहुत आसान है, सामने जो लिखा हुआ है।
ये ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन जहाँ पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, और इसी पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होते हैं। तो उस पे कौन सा रूल अप्लाई कर रहा है? यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपने 1 2 3 में जो पॉइंट दे रखा है, जो पॉइंट है आपका, वो कौन सा रूल अप्लाई करेगा? सर रूल तो पहला वाले अप्लाई होगा, क्योंकि क्वांटिटी हमेशा देख के चूज करनी होती है ताकि हमारा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है। क्वांटिटी पहले चूज करनी होती है ताकि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट बराबर आए। वो कैसे चूज करेंगे क्वांटिटी? सर क्वांटिटी चूज करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू और कॉस्ट होता क्या है बेसिकली? सर मार्जिनल रेवेन्यू इज, पहले मार्जिनल कॉस्ट बताता हूँ। मार्जिनल कॉस्ट इज एक्सपेंसेस जो हमारा इनक्योर हुआ है एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से, और मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से जो हमारे पास इनकम आई है। एक्स्ट्रा यूनिट मतलब थोड़ा और समझाएंगे? एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ एक्स्ट्रा? कैसे मतलब थोड़ा एक सिनेरियो दीजिए। एक्स्ट्रा मतलब शुरुआत में एक्स्ट्रा, बीच में एक्स्ट्रा, कहाँ पे एक्स्ट्रा? प्रोडक्शन हम शुरू कर रहे हैं तभी तो आप पहली यूनिट बनाओगे, उसको बोलेंगे क्या या बाद में बोलेंगे? उसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे। पूछ लो लोगों से आज में, आसान चीज़ है, सबसे बढ़िया पूछना। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट होती है जब फॉर एग्जांपल इनिशियली हम लोग 100 गुड बना रहे थे, फॉर एग्जांपल कुछ भी लेते हैं कि फॉर एग्जांपल बॉटल्स बना रहे थे, 100 बॉटल्स बना रहे थे हम लोग, बट अब हम लोग उसको बढ़ा के 101 बना रहे हैं। तो मतलब ऑलरेडी हमारे पास सेटअप तो है, क्योंकि 100 यूनिट हम लोग पहले से बना रहे थे, तो पूरा सेटअप है, हमें दोबारा प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है एक और प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो बस उस एक और प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना खर्चा हो रहा है, मे बी सिर्फ रॉ मटेरियल का हो, बाकी यूनिट्स हमें नहीं सेट करना है कुछ भी, उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और उसी एक और यूनिट के लिए अगेन सेल्स के टाइम पे हमें दोबारा से लोग हायर करने की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल सेल्स के लिए। तो बस एक और बॉटल बेचने के लिए जितना हमारा खर्चा हो रहा है दैट इज मार्जिनल, मतलब जितना पैसा आ रहा है, रेवेन्यू है ना, एक और यूनिट को बेच के जितना पैसा आ रहा है दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। वेरी गुड। अब ये जो उन्होंने लिख रखा है यहाँ पे, ये थोड़ा टिप्पणी कर दो इसके ऊपर, तीन चीज लिख रखी है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हाँ ये 1 2 3 जो लिख रखा है ना इनमें, आपने जो समझाया बिल्कुल परफेक्ट है। वो एग्जांपल समझ गया ना, ये मतलब जिसने बोला है, यही मैं चाह रहा था ना। सो व्हेन शी हैज सेड ना कि इन नंबर्स एक एक नहीं होता, एक से क्या मतलब क्या, शी इज गिवन ना कि 100 से 101 के बनाएंगे तब दैट इज द चेंज। हाँ अब बताओ। अब जैसे यहाँ पे जो है मार्जिनल कॉस्ट, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हर एक बॉटल को एक्स्ट्रा बेचने में और हम उससे 50 रुपये कमा रहे हैं और 50 रुपये हम लोग वो कर रहे हैं, तो इस केस में फॉर एग्जांपल से 50 रुपये ही हम कमा रहे हैं और 50 रुपये लगा रहे हैं उसको बनाने के लिए। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाता है, और ऐसे केसेस में इन सब जब ऐसा सिनेरियो जब बनता है जहाँ पे मतलब वही मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाता है, ऐसा इंडस्ट्री में कंसिडर किया जाता है कि उस टाइम पे एक कंपनी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बना रही होती है। तो दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, कि जहाँ पे हम लोग मानते हैं कि जितना हमने खर्च कर दिया उतना ही हम लोगों ने कमा भी लिया, लाइक जिसे अलग टर्म्स में ब्रेक इवन कहते हैं, बट यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जब बात हो रही है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये पॉइंट होता है जब क्या कहते हैं सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वल हो जाता है, जहाँ पे ब्लू लाइन और रेड लाइन का इंटरसेक्ट हो जा रहा है। एग्जैक्टली। और सेकंड पॉइंट, जब मार्जिनल रेवेन्यू अब जब ज़्यादा हो रहा है तो हमें हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ गया, मतलब हम लोगों ने एक सेकेंड, ठीक है सही बोल रहे हो, आउटपुट है वो इंक्रीज हो गया, मतलब अब लोग ज़्यादा कमा पा रहे हैं पैसा, और कॉस्ट जब कम है, मतलब उसकी तरह देखना, तू नीचे देख रहा है।
एक सेकेंड, ये दोनों ही तो सेम बात है। मार्जिनल रेवेन्यू ऊपर वाले केस में भी ज्यादा नहीं, है, अलग-अलग। अच्छा नीचे मार्जिनल कॉस्ट है। तो जब कॉस्ट ज्यादा हो रही है इसका मतलब हम लोग कम, मतलब पैसा हमारा ज्यादा लग रहा है, एंड अगर रेवेन्यू ज्यादा कमा पा रहे हैं इसका मतलब हमारा आउटपुट ज्यादा, मतलब उसका जनरेशन, मतलब ओवर आउटकम जो है वो Profit ज्यादा ज़्यादा हो हो रहा रहा है, है। that's हाँ, all. प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। लास्ट में भी आउटकम बताया, फाइनल आउटकम जो है प्राइस जो है ज्यादा है वो मार्जिनल कॉस्ट से, जिससे हमारा प्रॉफिट ज्यादा बन रहा है, क्योंकि कॉस्ट अगेन कॉस्ट जब कम होता है तो मतलब प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब हम लोग का बीच का प्रॉफिट ज्यादा बन रहा है। तो उस वही द आउटकम में वही बन रहा है एट द एंड ऑफ द डे, कि जब कॉस्ट कम है प्राइस से, इसका मतलब हम लोग प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का हम कुछ बेच रहे हैं, जिसमें सिर्फ 25 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉस्ट है, ठीक है, तो जो रिमेनिंग बचता है वो हमारा प्रॉफिट बनना ना। तो ऐसे केस में हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसको काउंट करेंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है। हाँ उनका PPT है। हाँ MR ग्रेटर देन MC लिखा हुआ है, हाँ. तो मतलब रेवेन्यू ज्यादा है ना, तो फिर MR इज इक्वल टू MC में क्यों प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है? हाँ, ये वाला एक सिनेरियो वैसे इनका PPT है। देवांशु चेयर चाहिए। आज तो 2 घंटा हो गया हाँ। बेसिकली ये आई गेस मिड टर्म में भी आया था ये वाला पोर्शन, जो ये था, मतलब क्वेश्चन था कि था सिलेबस में कवर्ड था ये वाला पोर्शन, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में के केस में इसीलिए हम लोग मानते हैं कि कॉस्ट एंड रेवेन्यू, इसका मतलब हम लोग ऑलरेडी हमारा पहले जो था कॉस्ट ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली इनिशियली कॉस्ट ज़्यादा होता है, फिर अगेन इक्वल, अब इक्वल हो गया हमारा, इसका मतलब इस पॉइंट के बाद जो है अगर बढ़ गया तो फिर हमारा जो कॉस्ट भी इंक्रीज होगा ना उसके साथ साथ। ऐसा तो नहीं होगा कि प्राइस सिर्फ इंक्रीज, मतलब हमारा सिर्फ प्रॉफिट बढ़े जा रहा है। रेवेन्यू नहीं, ज्यादा वो कुछ है। और पूछ रही है। रेवेन्यू जैसे था ना, MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ा और मार्जिनल कॉस्ट कम है, तो उधर कम का है, इक्वल है। नहीं, सेकंड वाला बोल रहा है कि हाँ, अच्छा सेकंड वाला मैं पूछ रही हूँ, मैं फर्स्ट वाला बता रही थी। जो तुम पूछ रही हो दैट इज MR इक्वल्स टू MC में भी रेवेन्यू ज़्यादा कैसे होता है या प्रॉफिट ज़्यादा कैसे होगा? नहीं, हम बोल रहे हैं वहाँ पे इक्वल है, जबकि क्लियरली सेकंड वाले में तो वो ग्रेटर देन है ना, तो हाँ, उसको तो वो सिनेरियो चेंज हो वो रहा है, scenario उसमें change हो गया तीन ना। सिनेरियो दे रखे हैं। तीन Basically there are scenarios 3 हैं। scenarios. तो पहला सिनेरियो क्या है कि MR is equal to MC. That is the point at which we are supposed to produce that much quantity. इतना हमें प्रोड्यूस करना है। लेकिन जब हमारा MR is greater than MC, तो हम क्या हैं? हम ऑलरेडी ज़्यादा कमा रहे हैं। Then we should produce more. We should produce more. उस पॉइंट को नहीं, क्यों नहीं बोलते प्रॉफिट नहीं, मैक्सिमम? फिर तो हम बढ़ा रहे हैं ना, बढ़ा ही रहे हैं ना। उसके बाद we will produce more उस and we पॉइंट को will इसलिए नहीं we बोलते, will सॉरी, हाँ हाँ sure. उस पॉइंट को इसलिए नहीं बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि हम जितना पैसा लगा रहे हैं उतना ही कमा पा रहे हैं। हम ज़्यादा क्या कमा रहे हैं? लाइक मैंने 10 रुपये लगाए किसी चीज़ में, तो मेरे को 10 मिल रहा है उससे। अगर मैं 10 रुपये लगा रही तो मुझे 20 मिलना चाहिए या 15 मिलना चाहिए, तब प्रॉफिट होगा ना। तो वहाँ तो लिखा है ना कि रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है कॉस्ट से। देखो मैक्सिमम वो दूसरा सिनेरियो है। At that, after beyond that point, if you have more MR, it will be you have to create, you have to produce more. अगर MR will be, इसके पॉइंट के बाद क्या होगा? MR 2 सिनेरियो होंगे कि MR will be greater than MC. अगर वो है तो आपको क्या करना है? बढ़ाना है। लेकिन उसको उल्टा हो गया, MC is greater than MR, तो आपको प्रोड्यूस नहीं करना है। Then you have to stop. You can say कि डिक्रीज करना है प्रोडक्शन। एक बिजनेस के ठीक है। पर्सपेक्टिव से सोच तो समझ आ जाएंगे तीनों सिनेरियो। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट नहीं होता आपका, ब्रेक इवन पॉइंट पे आपने एक पॉइंट के बाद आप जो भी कमा रहे हो वो आपका है और बढ़ा सकते हो आप उसको, ठीक है। यहाँ पे भी एक तरह से आप कह सकते हो, ये खैर अलग पर्सपेक्टिव है, ये उससे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते आप, बट इसमें क्या है बेसिकली कि उस पॉइंट के बाद इफ MR इज ग्रेटर देन MC तो यू कैन प्रोड्यूस मोर, और उसका उल्टा है तो नो, यू शुड नो नॉट टू प्रोड्यूस मोर, ठीक है। हाँ जी, कंप्लीट करिए चलिए, वरना 1 घंटा और चलेगा। हाँ जल्दी कर लो यार। वेस्ट टू एंट्री लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। अब लीगल प्रोटेक्शन का मतलब सब पता हो, लीगल प्रोटेक्शन पता है। कुछ कंपनी बताओ भाई। कुछ कंपनियां होती है पेटेंट, कॉपीराइट एंड गवर्नमेंट लाइसेंस मिलता है कुछ कंपनियों को। इसमें उन्हें प्रोटेक्शन सर्विस पर एक्सक्लूसिव
फैक्ट मिल जाता है, इट मीन्स कंपनी उसी चीज़ को नहीं बना सकती, ना ही उस चीज़ को बेच सकती है, सॉरी नहीं बना सकती है और ना ही बेच सकती है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, जैसे दवाई बनाने वाले कंपनी को क्या मिल गया, पेटेंट मिल गया उसको। तो आपने एक नाम सुना होगा पी फिजर, कोविड-19 इनको पी फिजर कंपनी को कोविड-19 वैक्सीन पर कुछ सालों के लिए पेटेंट मिल गया था, कुछ सालों के लिए, मतलब हमें तो कुछ सालों, और ये अमेरिकन कंपनी है। एंड इकोनॉमिक ऑफ स्केल, बड़ी कंपनी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट करती है जिससे एक यूनिट की लागत कम हो, एंड इसमें उन्हें छोटी कंपनियों कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। जैसे कि एग्जांपल फॉर टाटा स्टील है, रिलायंस है, और ये बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है उन्हें बड़े पैमाने में प्रोटेक्शन करती है, इसलिए उन्हें प्रोडक्ट सस्ते दामों में बना सकती है, और नई कंपनियां बनाने में उन्हें टाइम लगता है, मतलब वो उनको मतलब मुश्किल लगता है नई कंपनियों को ये प्रोडक्ट बनाने में। एंड लास्ट, हाई स्टार्टअप कॉस्ट, कुछ इंडस्ट्री में शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है। जैसे कि हम इसमें से नई कंपनियां ले सकते हैं, एयरलाइन है, जैसे कि पावर प्लांट्स, इन लोगों को शुरुआत करने के लिए अरबों रुपए लगता है, और इसमें छोटी कंपनी आने में उनको डर लगता है, वो नहीं कर सकती हैं। कंक्लूजन, डिमांड एंड प्राइसिंग पावर, मोनोपोली में एक ही सेलर होता है, इसलिए प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। डिमांड का हमेशा डाउनवर्ड होता है, प्राइस बढ़े तो डिमांड घटती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट तब मैक्स करता है जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होते हैं, और एंट्री बैरियर स्ट्रांग होते हैं, इसलिए कोई नए कॉम्पिटिटर को आने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मार्केट डायनेमिक्स एंड वेलफेयर, मोनोपोली कंपटीशन को कम करता है, प्राइजेस हाई हो जाते हैं और कस्टमर को भी लॉस हो सकता है इस वजह से। एंड लास्ट, स्ट्रेटेजिक बैलेंस, कंपनी के प्रॉफिट और पब्लिक के बेनिफिट का बैलेंस रखना ज़रूरी होता है।